नमस्कार। मैं हूं योगाचार्य जितेंद्र सिंह और मेरा साथ देने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ हैं योगाचार्य शिखा। और आज का हमारा विषय है कोविड के वे व्यक्ति, कोविड से ग्रस्त हुए व्यक्ति जो घर पर क्वारंटाइन हैं, यानी कि जिन्हें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है और वे घर पर ही रहकर विभिन्न माध्यमों से अपना उपचार कर रहे हैं। और वे व्यक्ति जो हॉस्पिटल से आ चुके हैं या घर पर ही ठीक हो चुके हैं, यानी कि पोस्ट कोविड, जिन्हें कोविड हुआ था, जो पॉजिटिव थे, अब वो नेगेटिव हैं, उन लोगों के लिए आज का हमारा यह कार्यक्रम है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखना होगा कि यदि आपको कोविड नहीं हुआ है तो आप निश्चित तौर पर बहुत सौभाग्यशाली हैं, परंतु यह कार्यक्रम भी आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके लिए है। आप मेरे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे कि क्या अर्थ है। मित्रों, बहुत अच्छे से पहले ही स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में हम किसी प्रकार की कोई कोविड की चिकित्सा नहीं बता रहे हैं, परंतु हम वे विधियां बता रहे हैं जिसके माध्यम से मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह पिछले माह कोविड से ग्रस्त हुआ और मैं घर पर ही रह करके पूरी तरह से प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से मैं ठीक हुआ। यानी कि मैंने ना तो कोई गोली ली, ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया और ना ही मैंने कोई ऑक्सीजन इत्यादि, कुछ नहीं। बस घर पे रहा, खुश रहा और मैंने कैसे अपने आप को ठीक किया, वे सभी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ और इस कार्यक्रम में मेरा साथ मेरी पूरी टीम देगी। तो आइए आज का हम यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। बस एक बात और, मेरी बात के मायने दो, मेरी बात के मायने दो। अच्छा लगा तो अपना ले और नहीं तो जाने दो। आप समझ गए कहने का मतलब कि मेरी बात के मायने दो होंगे, अच्छी लगे तो उसे अपना लीजिएगा और नहीं तो जाने दीजिए। नहीं तो विकल्प बहुत सारे हैं मित्रों, आपके सामने भी और मेरे सामने भी। आप डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन और कितने माध्यम हैं, सभी को आप ऑप्ट कर सकते हैं। बस यूं ही बता रहा हूं कि वो सब अवेलेबल नहीं है। अतः मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि एक व्यक्ति, चाहे वो कोविड से ग्रस्त हो या कोविड से ग्रस्त होकर के अब वो नेगेटिव हो गया है तो भी, यानी पोस्ट कोविड, तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि वो प्रातः काल जब जागता है, चाहे वो 5 बजे जागता है, 6 बजे जागता है, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। 5 बजे उठता है तो अपनी क्रियाएं वो 5 बजे शुरू कर दे, और यदि वो 6 बजे जागता है तो 6 बजे। तो आचार्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं 5 बजे या 6 बजे, तो ये जल्दी जागने का क्या महत्व है, क्या फायदा है। जी, जितना जल्दी आप जागेंगे उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और जैसे कि हम सुबह जितना जल्दी जागेंगे 5 बजे 6 बजे, कुछ लोग और भी ज्यादा जल्दी जागते हैं, तो उसका लाभ वो खुद स्वयं भुगतते हैं, उनको पता है कि उसके क्या क्या लाभ हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, आप भी निश्चित तौर पर कभी ना कभी जल्दी उठे होंगे और आपको जो खुशी मिली होगी उसको मैं तो बयान नहीं कर सकता। और यदि आज तक आप नहीं उठे हैं तो मेरे कहने से, चाहे एक स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी जल्दी उठ करके देखे कितनी ऊर्जा रहती है। और यही ऊर्जा होती है, यही एनर्जी होती है, यही सब कुछ होता है जो हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। तो सबसे पहले प्रातः काल जागरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी प्राणिक ऊर्जा बढ़ती है और प्राणिक ऊर्जा ही है, यानी कि जो हमारी वाइटल फोर्स है, वही तो इन सबको हराती है। अब जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि कोविड कोविड कोविड, ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, इसमें है क्या, ये कई बार मित्रों आ चुका है, हम सब जानते हैं। पिछले 1-1.5 साल में हम यूं समझ लीजिए, स्पेशली हम इंडियंस बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि कोविड क्या है। बस 1-2 लाइनें कि ये जो कोविड है, ये जो कोरोना है, ये बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे इसके वेरिएंट आ चुके हैं, बस इस बार शोर थोड़ा ज्यादा है। आइए शुरू करते हैं
कि सबसे पहले, जैसा आपने बताया कि सबसे पहले हमें जल्दी जागना है, 5 या 6 बजे जागना है। ठीक है, तो इसको हम नोट करें क्या? हाँ बिल्कुल, कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं। जी जी मित्रों, आप नोट कर सकते हैं कि जल्दी जागना है। हमारे पास में कोई ऐसी दवा नहीं है जो हम आपको बता देंगे या आपके पास तक पहुंचा देंगे, ना हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर है और ना ही कोई बेड की व्यवस्था है। मित्रों, साफ साफ बात है कि यदि आप जल्दी जाग गए, जल्दी उठे, तो आपकी प्राणिक ऊर्जा बढ़ेगी और आप इस रोग को सभी रोगों को हरा सकते हैं। आपका मन प्रसन्न रहेगा। सबसे पहले उठ करके फिर क्या करें आचार्य जी? सबसे पहले उठ तो गए, फिर क्या करना है? जी, सबसे पहले उठ करके हम मुख प्रक्षालन करेंगे। मुख प्रक्षालन जी। मुख प्रक्षालन में ये होता है, हम मुंह में तेल को भरें, जैसे नारियल का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, या फिर अन्य तेल होते हैं, उस तेल को मुंह में भरें और मुंह में भर के खुला जैसे करते हैं ना, इस प्रकार से मुंह में भर के और उसको हम बाहर निकाल दें। कितनी देर रखना होगा आचार्य जी? कुछ देर रखें, जैसे हम पानी से कुल्ला करते हैं, मुंह में जो भी गंदगी होगी वो बाहर आ जाएगी। ओके, क्या हम 2 मिनट रख सकते हैं इसको? जी बिल्कुल जी। तो हम मोटा मोटा एक मान लेते हैं कि हम 2 मिनट इसको मुंह में घुमाएंगे इस तेल को, और उंगली से मालिश भी कर सकते हैं और फिर इसको निकाल देंगे, क्योंकि लिए इस दौरान, कोविड के दौरान मुंह काफी कड़वा रहता है, उसमें आपको ये होगा। और ये जो मुख प्रक्षालन की जो ये क्रिया है, ये यौगिक क्रिया है, एक यौगिक क्रिया, जहां पर वहां पर उसे दंत धौती के नाम से योग ग्रंथों में बताया गया है और आयुर्वेद में मुख प्रक्षालन की बात कही गई है। तो सबसे पहले हमने उठ करके मुख को साफ करना है। उसके बाद में क्या करना है आचार्य जी? उसके बाद हम उषा पान करेंगे। उषा पान जी, क्या होता है? उषा पान यानी कि सुबह उठकर जैसे पानी पीते हैं, तांबे के लोटे में पानी रखते हैं जी, रात में रख देंगे तांबे के लोटे में, लेकिन लोटा साफ होना चाहिए। जी, साफ के लिए मैं यहाँ पर मित्रों बताना चाहूंगा कि यदि आपका तांबे का जो पात्र है वो इस प्रकार से साफ है तो ही आप उसका पानी पिए। जैसा ये बाहर से चमक रहा है ऐसा ही ये भीतर से चमक रहा हो, तब इसका पानी पीना है। अदरवाइज क्या होगा, इसके ऊपर में जो हरी सी कोटिंग होती है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ में जो नमी है उसके साथ में रिएक्ट करता है तांबा, और कॉपर ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, और वो क्या है, वन काइंड ऑफ पॉइजन, एक जहर है, और वो आपने नहीं पीना है। यानी कि हम तांबा तांबा तो बहुत करते हैं यहाँ यूट्यूब इत्यादि सब जगह, लेकिन इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। और यही सफाई की हम आगे भी पूरी चर्चा करेंगे कि जब भी कोई रोग दोष अंदर आता है तो वो गंदगी के कारण आता है और हमने वही सफाई करनी है। तो सबसे पहले हमने मुख की सफाई की, और उसके बाद में जो हमने ताम पात्र में जो रात को पानी रखा था उसको हमने सुबह गुनगुना करके इसी को गैस पे रख देंगे और गुनगुना करके और इसको पी जाएंगे। ये विधि बहुत ही, हमने पिछले सालों बहुत चर्चा सुनी होगी कि जो ये कोरोना वायरस है लकड़ी पर इतनी देर जिंदा रहता है, कपड़े पर इतनी देर, और फला वस्तु पे, तो उस लिस्ट में भी तांबा सबसे ऊपर था। यानी कि सबसे कम देर यदि कोरोना वायरस जीवित रहता था तो वो तांबे पर रहता था। याद आया कुछ? नहीं तो गूगल कर सकते हैं आप, है ना? क्योंकि जो ज्ञान का सोर्स अकेला मैं तो नहीं, ज्ञान के विभिन्न सोर्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, पत्रिकाएं हैं, मित्र हैं, पाठशालाएं हैं, कॉलेजेस हैं, अकेला मैं तो सोर्स नहीं हूं। तो आप कहीं से भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि तांबा कितना यूजफुल होता है, चाहे कोरोना हो, चाहे कोरोना 19 हो, 20 हो, 21 हो, कोई भी हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और कि अधूरा ज्ञान। मित्रों, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। जैसे अभी मैंने आपको लोटे के बारे में बताया कि लोटे में आपने पानी तो पीना है, बट गंदा अक्सर मैंने देखा है, वो हरा हरा रहता है, तो उससे सावधान रहना है। और इसके बाद में जब हमने उठे, मुख प्रक्षालन किया और फिर हमने पानी पिया, उसके बाद में हम चलेंगे अपनी नित्य क्रियाओं की ओर, जैसे कि मल त्याग करना। मल त्याग एक नॉर्मल सी शौच की क्रिया है, जो भी आप करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वे करने के बाद में एक नित्य क्रियाएं करने के बाद में अब हम चलेंगे यौगिक क्रियाओं की ओर। तो आचार्य जी, सबसे पहले कौन सी यौगिक क्रिया की जाए? जैसे कि अभी हमने मुख प्रक्षालन किया, मुंह को साफ किया, सफाई की, वैसे ही यौगिक क्रिया में शुद्धि क्रियाएं आती हैं। पहले शुद्धि क्रियाएं। हाँ जी। पहले आसन कर लिए जाएं, जैसा आगे आजकल प्रसार प्रसार हो रहा है, हर जगह टीवी खोलो, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं और तमाम दुनिया में सारे एक्सपर्ट घूम रहे हैं, वे सीधा आसन पे आ जाते हैं। षटकर्म का क्या महत्व है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे कि
सुबह उठ करके सब नित्य क्रिया करते, नहाते धोते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। वैसे ही हम योग को समझते हैं, पहले हम शुद्धि क्रियाएं करें, उसके बाद हम पूजा यानी कि अपनी साधना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है मित्रों, जैसे हम पहले बर्तनों को धोते हैं फिर प्रयोग करते हैं, कार को पहले धोते हैं फिर प्रयोग करते हैं, गंदी गाड़ी लेकर नहीं चल देते हैं, है ना। जैसे कपड़े हम साफ कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही हमने जब इस शरीर से आसन प्राणायाम करना है, इतनी उच्च क्रियाएं करनी है, तो सबसे पहले इसे साफ करना बहुत जरूरी है। और जब सफाई की, अब आप बताइए किसको सफाई अच्छी लगती है? नाली साफ करना, सड़क पे सफाई करना किसको अच्छा लगता है? लेकिन सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जहां पर भी गंदगी हुई, जैसे कूड़े का ढेर, नाली, वहीं पर सारे बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि इत्यादि सभी रोगाणु वहीं तो मिलते हैं, है ना। कहीं साफ जगह जैसे हमारा ये सुंदर स्थान है, यहाँ पर तो कोई बैक्टीरिया, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई मच्छर, कोई मक्खी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो सेम वैसे ही मित्रों हमने अपने शरीर को बनाना है, और ये जो क्रियाएं होती हैं इन्हें शुद्धि क्रियाएं कहते हैं। तो ये जो शुद्धि क्रियाएं हैं षट कर्म के नाम से जानी गई हैं। उनमें से वे प्रमुख क्रियाएं, आज हम सिर्फ 3 की बात करेंगे, और ये जो 3 क्रियाएं हैं वो हमारे फेसबुक के एक हमारा जो पेज है उस पर मिलेंगी आपको, कैसे करनी, क्योंकि वो बहुत विस्तार से वहां पर समझाई गई। आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसमें दिनचर्या कि हमने पूरे दिन में क्या करना है, और आहार क्या करना है, यौगिक क्रियाएं, यानी आज का जो हमारा सेशन है वो इस बारे में है कि जब मैं कोविड ग्रस्त था तो मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या भोजन खाया, मैंने कब धूप में बैठा, समथिंग लाइक दैट। तो आपने क्या करना होगा कि हमारा 20 सितंबर 2020 को हमने अपने फेसबुक पेज पर एक कार्यक्रम किया था, जिसमें कि आपको सभी षटकर्म की क्रियाएं आपको सिखाई गई। तो आप एक बार वहां जाकर के देख लेंगे तो आपको समस्त क्रियाएं साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बार सूक्ष्म एक शॉर्टकट में बता दें आचार्य जी, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो कोविड के दौरान हम, मतलब जो अति महत्वपूर्ण है तो सारी महत्वपूर्ण, लेकिन उसमें से भी खास कौन सी हैं? सबसे ज्यादा खास है बस्ती की क्रिया, बस्ती, एनिमा की क्रिया जी, बस्ती की क्रिया, जिसे आयुर्वेद में भी बस्ती कहा गया है, और एनिमा नेचुरोपैथी में कहा गया है, और कुंजल क्रिया, कुंजल की क्रिया, जल नीति बहुत जरूरी है, यानी बस्ती, कुंजल और नेति। ये इसी क्रम में करनी है या आगे पीछे कर सकते हैं? पहले हम बस्ती कर सकते हैं, जल नीति, उसके बाद कुंजल। आप एक बार फिर से बताएं कि सबसे पहले हमने, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, सबसे पहले हमने बस्ती की, ठीक है, बस्ती कर ली। आपका भी यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो मित्रों, तो आप यूं समझ लें कि मैं आपकी ओर से आचार्य जी से प्रश्न पूछूंगा या आचार्य जी मुझसे पूछेंगी। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई संदेह रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, आज इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आपकी यदि कोई समस्या है अदर देन दिस ऑल्सो, कि आपको नहीं है, आपके किसी परिजन को है, कोई भी समस्या है, तो वे आप 12 से 1 के बीच में मुझसे फोन पर पूछ सकते हैं। नंबर वही रहेगा 9999419962। हम कमेंट बॉक्स में भी ये नंबर डाल रहे हैं। आइए, तो सबसे पहले हम करेंगे बस्ती की क्रिया, उसके बाद में कुंजल का अभ्यास और फिर जलनेति का अभ्यास। मैं सही हूँ? बस्ती की क्रिया हमारे YouTube चैनल पर, यानी कि एनिमा का जो यूज कैसे करते हैं वो हमारे YouTube चैनल पर है। जी, तो YouTube चैनल का नाम और बताते हैं हमारे दर्शकों को। निर्योग इंडिया के नाम से YouTube चैनल है जी। अच्छा, इसमें तो हमारे लाइक बढ़ जाएंगे जो उन्होंने देखा, और हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे, तो ये तो फिर हमारा स्वार्थ हो गया ना? नहीं, हमारा स्वार्थ से ज्यादा हमारे जो दर्शक हैं उनका लाभ भी होना चाहिए ना। जी हाँ मित्रों, हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा लाभ हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी उस वीडियो को देख करके आपको लाभ हो सकता है तो जरूर देखिएगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई उसमें पर्सनल स्वार्थ है तो रहने दीजिएगा। मैंने शुरू में बोला, मेरी बात के मायने दो, अच्छा लगे तो उसे अपना लो, नहीं तो जाने दो, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर है। ये तो हुई हमारी षटकर्म की क्रियाएं, सफाई की क्रियाएं। अब मैंने अपने शरीर को साफ कर लिया है, अब क्या करेंगे? अभी हम कपालभाति कर करके बताएंगे, कपालभाति और अग्निसार। ओके, ये भी षटकर्म की क्रिया है। ओके, आइए, तो आइए आचार्य जी की ओर चलते हैं कि आचार्य जी हमारी कुछ क्रियाएं सिखाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और उनको कीजिएगा। हम यहाँ पर एक एक दो दो बारी करेंगे, आपको वो अधिक मात्रा में अपनी क्षमता के अनुसार करना होगा। आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कपालभाति का अभ्यास बताते हैं किस प्रकार हम कपालभाति करेंगे।
सबसे पहले हम कमर गर्दन सीधा रखते हुए आंखों को बंद करें। एक बार गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सांस को बाहर निकालेंगे झटके के साथ और पेट को अंदर ले जाएंगे। देखेंगे किस प्रकार। ये हुई हमारी कपालभाति की क्रिया। जब भी साधक इसको शुरू करें 20 के राउंड से शुरू करें, यानी कि 1 सेकंड में 1 राउंड करें, यानी कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ऐसे ही 20 का एक सेट, 20 का दूसरा सेट, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा इसको शुरू करेंगे जी। अच्छा जी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कपालभाति के नए नए वेरिएंट आ गए, जैसे कोरोना के नए नए वेरिएंट आए हैं नए नए प्रकार का, वैसे कपालभाति के वेरिएंट आ गए हैं। तो इस बारे में हम अपने दर्शकों को क्या बताएं? आजकल सबको नया चाहिए होता है, कुछ भी नया जी, कुछ भी हो, बस नया हो। तो नया हमारे पास में, हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई नई क्रिया नहीं होगी। हमारे प्लेटफॉर्म पर वही क्रियाएं होंगी जो ऑथेंटिक हैं, नई नहीं है। पुरानी हो नई हो लेकिन ऑथेंटिक हो, हमारी पेशकश यही रहती है। और जो योग है वैसे बहुत पुरानी क्रियाएं हैं। हम अपनी ओर से इस क्रिया में कुछ भी नहीं जोड़ने वाले हैं, बस जैसी हमारे ऋषि मुनियों ने इजाद की थी हम वैसा आपको सिखलाएंगे। आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिएगा कि आपने किसकी बात माननी है और क्यों माननी है। आइए, तो अगली क्रिया कपालभाति, ये कितना कर सकते हैं? अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, इसको शुरुआत कर रहा है करने की, नए साधक हैं, उनको थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, यानी कि 20 का एक राउंड हो गया, 20 का दूसरा राउंड, थोड़ा सा रुकने के बाद फिर करेंगे। जी हाँ मित्रों, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं कोविड से ग्रस्त था तो इस क्रिया को मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा था। मैं 20-25 स्ट्रोक करके ही थक रहा था, और ऐसा मैं थोड़ी देर विश्राम करता था और फिर से कर लेता था। ऐसे मैं 3 या 4 बार कर लेता था और बहुत ही उसके बाद में मुझे लाभ होता था। तो इस क्रिया के बाद में जी अगली क्रिया हमारी अग्निसार की। हाँ जी, अग्निसार हम बताएंगे। अग्निसार के लिए अपने पैरों में, दोनों पैरों में दूरी रखते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। श्वास बाहर पूरी रोकते हुए पेट को भीतर बाहर करेंगे। चूंकि मित्रों इस चीज को अच्छी तरीके से देखें और समझें कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर दिस एक्सरसाइज। इस क्रिया में लीवर की एक्सरसाइज हो रही है, इस क्रिया में स्प्लीन की एक्सरसाइज हो रही है। एक बार साइड व्यू में देखेंगे। श्वास को बाहर निकाला और पेट को भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर इस प्रकार से करना है। आप हमारे पिछले कार्यक्रमों में भी यह क्रिया अच्छे से सीख चुके होंगे। और यदि किसी का भी कोई सवाल है तो आप देख सकते हैं हमारे पिछले सेशंस को। यदि मन में कोई भी दुविधा हो, अच्छे से सीख कर कीजिएगा। यदि किसी को भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई अस्पष्टता है, तो कृपया अपना संदेह पहले दूर करें। जरूरी नहीं कि वे मेरे माध्यम से, दुनिया में हजारों योग टीचर हैं, आप किसी भी योग्य गुरु की शरण में ये क्रिया सीख सकते हैं। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है जी। आचार्य जी, इनके बाद में मैं आसन करता था, तो हमारे दर्शकों को वे 5 प्रमुख आसन, जिससे हमारा न सिर्फ ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और हमारा लिम्फ नोड्स एक्टिव होंगे, हमारे शरीर में जितने भी इम्यूनिटी वाले जो ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, जो पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। आइए, सबसे पहले हम बढ़ेंगे सूक्ष्म क्रियाओं की ओर, जिससे हमारे लिम्फ नोड्स एक्टिवेट होंगे। हम बताना चाहेंगे कि लिम्फ नोड्स हमारे कान के पीछे से होते हुए, अंडर आर्म से होते हुए ग्लोइन एरिया में जा रहे हैं। ये मेन लिम्फ नोड्स हैं जिनको हमें हर रोज एक्टिवेट करना है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अच्छा जी, मतलब इनको रोज करना है, यानी दिन में एक बार करना है? दिन में हम 3 बार भी कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा इसको कोई दुष्प्रभाव तो नहीं? इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये हम कहीं पर बेड पर बैठकर, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं हम जमीन पर मैट पर ही बैठे। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। ओके मित्रों, इस सूक्ष्म क्रिया की हमारी एक विस्तृत वीडियो हमारे YouTube चैनल पर भी है। आप उस क्रिया के माध्यम से ये जो अभी क्रियाएं आपको सिखाई जाएंगी, इसकी गहराई में जाकर सीख सकते हैं कैसे काम करती हैं। क्योंकि आज का हमारा विषय बहुत लंबा है और समय सीमित है, अतः थोड़ा थोड़ा मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसा करें तो आपको ही लाभ होगा। ये आपने समझना है अपने लाभ को।
जी, यहाँ से अपने लाभ पे प्लीज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जी। अपने लाभ पे बात आ गई है कि दुनिया स्वार्थ से चलती है ना, सीधी सीधी बात है। एक पिता को भी अपने पुत्र से क्या होता है, अभिलाषा होता है कि वो मेरी बुढ़ापे की लाठी, है ना। सो देखिए, लाभ तो हर सेक्टर में छुपा हुआ है। आप मेरे प्रोग्राम को शेयर करेंगे, ये मेरा लाभ है ना। तो ऐसे ही मुझे ये बताइए, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करती है कि जी मर्डर हुआ है, तो वो ये देखती है पुलिस कि इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसका था। कहीं ऐसा तो नहीं इसके स्पाउस यानी कि पति पत्नी ने इसको हत्या करवा दी या ऐसा कुछ करवा दिया, इसका किडनैपिंग करवा दी। तो वो ये देखते हैं कि इस घटना से किसको लाभ हो रहा है। पुलिस ऐसे इन्वेस्टिगेट, तो आप भी वही नजरिया अपनाइए, पुलिस वाला चश्मा लगाइए। इधर कान पे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता है चाक से। क्या चाहता है मित्रों, क्या चाहता है, चलिए आप बताइए। कि हमारा बर्तन अच्छा बने, अच्छा बने, सिर्फ बने और अच्छा बिके। अच्छा बिके। वो चाहेगा कि सब लोग ये प्लास्टिक के ग्लास छोड़े, है ना। वो चाहेगा कि मेरा जो मिट्टी का जो बर्तन है वो ज्यादा बिके। मैं गलत हूँ, सही हूँ। वैसे ये तांत्रिक क्या चाहता है मित्रों, तंत्र विद्या जो भूत प्रेत इत्यादि वाले, वो चाहता है कि सब व्यक्ति अंधविश्वासी हों। ऐसा ही है ना, जैसे मैं चाहता हूं कि सभी लोग योग अभ्यास करें। अब किसका लाभ है इसमें बताइए। आप लोग योग अभ्यास करेंगे सुबह सुबह, मैं आपको सिखा दूंगा और आप अपने घर पे अभ्यास करेंगे, इसमें किसका लाभ है। बस सिखाऊंगा, क्योंकि मैं हर सेशन में एक बात रिपीट करता हूँ, वो ये है कि मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। मैं बहुत बड़ा योग गुरु नहीं हूँ। मैं ऐसा समझ लें कि मैं बहुत सूक्ष्म क्रियाएं, जैसे अभी आचार्य जी आपको सूक्ष्म क्रियाएं सिखाएंगे, वैसे मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ और आप प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। ऐसे सीखना है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था कि तांत्रिक क्या चाहता है, ऐसे ही एक वकील क्या चाहता है कि सब लोग शांति से रहें, कोई आपस में लड़े झगड़े नहीं, अपने घर पे सब लोग सुरक्षित रहें। वो चाहते हैं हमारे पास ज्यादा से ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है कि हस्बैंड वाइफ लड़े, मेरे पास में आए, कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं वो लड़े, कंपनी पे केस डालें, ये करें वो, है ना। क्लियर है ना। अच्छा, एक सवाल मैं अधूरा छोड़ूंगा, आप उत्तर मत दीजिएगा, बस आप अपने आप को उत्तर दीजिएगा, मुझे भी उत्तर आप भी मत दीजिएगा प्लीज। डॉक्टर क्या चाहता है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अनुराग त्यागी जी का मैसेज आया है, आप भी संक्रमित हो गए। जी अनुराग त्यागी जी, आपका जो प्रश्न है ये मैंने लिख करके रखा है और इसको अभी हम विद इन 5 मिनट इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक लिस्ट लगी हुई है। आपका ये जो सवाल है इसका मैं उत्तर बहुत सही समय पे दूंगा, बस थोड़ा सा आपसे अभी थोड़ा एक्सक्यूज चाहता हूँ। 5 मिनट में मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। जी आइए, अगली क्रिया हमारी सूक्ष्म क्रिया। जी आचार्य। आ जाइए, अब हम बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। सबसे पहले हम गर्दन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम अपने गर्दन यानी कि कान के पीछे के लिम्फ नोड्स को एक्टिवेट करेंगे। देखेंगे किस प्रकार। आंखों को बंद भी कर सकते हैं और खोल कर भी रख सकते हैं। गर्दन को नीचे झुकाया और श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाएं, पूरा गोल चक्र बनाएं। इस प्रकार से आपने अभी जो आचार्य जी कर रहे हैं, इस प्रकार से आपने गर्दन को 5 बार 10 बार ऐसे घुमाना है। यहाँ पर अपने विवेक का प्रयोग जरूर करना है कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो इस क्रिया को कैसे करेंगे। सिर्फ अप एंड डाउन एक बार आचार्य जी बता दें कि जिनको सर्वाइकल है वो अर्ध गोलाकार बना ले, यानी कि अपनी सावधानी तो आपने रखनी ही होगी, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर आपको अन्य कितनी कॉम्प्लिकेशन है उनका ध्यान आपको रखना होगा। सो आइए अगली सूक्ष्म क्रिया आचार्य जी। जी, अगली सूक्ष्म क्रिया हमारी होगी अंडर आर्म्स के लिम्फ नोड्स को एक्टिवेट करने की। देखेंगे किस प्रकार। हम अपने रिब्स में घर्षण देते हुए हाथों को गोल घुमाएं, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और इस प्रकार से अपने कंधों को दोनों दिशाओं में श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, यानी जो हमारे अंडर आर्म्स एवं रिब्स पर जो लिम्फ नोड्स हैं उनको एक्टिव करना है। वैसे तो हमारे पूरे शरीर में लिम्फ नोड्स हैं, मुख्य केंद्र की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जी अगली सूक्ष्म क्रिया। अगली सूक्ष्म क्रिया होगी हमारी तितली की क्रिया। दोनों पैरों को सामने रखेंगे। क्या मैं भी कर सकता हूँ साथ साथ? हाँ जी बिल्कुल। जी मित्रों, आप भी कर सकते हैं इस क्रिया को, साथ साथ करते जाएं। ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो स्वस्थ व्यक्ति करेगा तो वो स्वस्थ ही रहेगा, और यदि रोगी है तो उसको तो लाभ होगा ही। आइए इस प्रकार से हम इसको करेंगे और धीरे धीरे बैठे बैठे टीवी देखते हुए आप इसको कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक्टिवेशन होगा।
ये थी हमारे 3 मुख्य सूक्ष्म क्रियाएं। आगे जल्दी से बढ़ते हैं आसनों की ओर। इस पे हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, वो आसन के सेशन बहुत सारे आप देख चुके हैं। आइए अगला अभ्यास होगा हमारा गौमुखासन का। सबसे पहले देखेंगे, घुटने के ऊपर घुटना रखेंगे, दोनों पैर को इस प्रकार से ले जाएं और साइड में, यानी कि गाय के मुख के समान हम अपने पैरों की आकृति बनाएंगे। जौन सा पैर हमारा ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे की ओर जाएगा और दूसरा हाथ नीचे से, और दोनों हाथों को पीछे लॉक कर देंगे। और ऐसे ही कुछ पल रुकेंगे, आंखें बंद करते हुए गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। वापस आएंगे और ऐसे ही हम इसको दूसरे पांव से भी करेंगे। अब हमारा दूसरा पैर ऊपर आ गया है, देखेंगे, और दूसरा हाथ पीछे से ऊपर से पीछे की ओर जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कोविड होने पर ही लोग इसको कर सकते हैं, इसको हम नॉर्मल टाइम में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं या करना चाहिए? करना चाहिए। वैसे तो आजकल समय नहीं है, समय नहीं है योगाभ्यास करने के लिए। नहीं, समय तो उतना ही है, 24 घंटे आचार्य जी, समय तो घटा नहीं है, बस हम कहीं और अपना समय लगा रहे हैं। हम मूर्तावश अपना जो समय है कहीं और लगा रहे हैं। तो ये 2 आसन आपने बतलाए। अगला आसन हमारा मत्स्येंद्रासन। दाहिने पैर को हम बाएं पैर के साइड में रखेंगे, बाएं पैर को मोड़ते हुए पीछे ले जाएं और ऐसे ही बायां हाथ उठाते हुए दाएं पैर के टखने को पकड़ेंगे, एंकल को पकड़ेंगे, और दूसरा हाथ पीछे भी रख सकते हैं और इस प्रकार घुमाते हुए अपनी नाभि तक ले जाएं। मित्रों, ये जो आसन है आप देख रहे होंगे, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी क्षमता के अनुसार करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आसन करेंगे तभी आप ठीक होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नहीं भी करेंगे तो भी आप ठीक होंगे, कोविड तो भी आपका दूर होगा। क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 90% लोग घर पर ही रह करके ठीक हो रहे हैं। अब 90% ऐसा जरूरी नहीं कि योगाभ्यास ही कर रहे हों। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो बिना किसी दवा गोली के स्वयं अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है, और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर एक अद्भुत फैक्ट्री है, अद्भुत मशीन है, इससे सर्वोत्तम और कुछ भी नहीं। ईश्वर ने जितनी भी कृतियां बनाई, शेर, भालू, हाथी, बंदर, जो भी बनाया, सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य। बट आजकल जो है ना, हम कहीं और लग गए हैं। कहाँ लग गए हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जी, अगला आसन हमारा होगा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यानी ऊंट के समान। आप यदि अभी कर रहे हैं साथियों, तो आप साथ साथ करते जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इस अवस्था में हमारे कौन कौन से लिम्फ नोड एज वेल एज हमारे फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे शरीर के भीतर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यानी पर्याप्त ऑक्सीजन जा रही है, और यही ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को जब पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो वह सही काम करता है, कम मात्रा में मिलती है तो कम काम करता है, और जब अति कम मिलती है तो वो काम करना हमारा ब्रेन बंद कर देता है। जी, अगले आसन की ओर श्वास छोड़ते हुए योग मुद्रा। जी, जो आसन अभी आप देख रहे हैं यह योग मुद्रा है। आप जब करेंगे तो इनके विज्ञान को समझ पाएंगे, वरना तो ये कपोल कथा रह जाएगी, मैंने बोला और आपने सुना। वो नहीं करना है। सुनने से लाभ न के बराबर होगा, करने से लाभ पूरा होगा। आसनों में विशेषता है कि आप करेंगे आपको लाभ होगा, और मैंने किया तो आपके सम्मुख बोल पा रहा हूँ। जी, अगला अभ्यास हमारा होगा भुजंगासन का। इस प्रकार हम हाथों को रखेंगे, कंधों के नीचे दोनों हाथों को रखा, और सांस भरते हुए हम इसमें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार हमारे लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है। धीरे से हम श्वास भरते हुए जब ऊपर उठते हैं यथाशक्ति रोकेंगे, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए। यहाँ पर मित्रों एक मैं पर्सनल जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि जब मैं सुबह उठता था तो बिल्कुल मन नहीं करता था मेरा कि मैं आसन इत्यादि करूँ। शरीर बड़ा लेथार्जिक रहता था, ऊर्जा बहुत घटी हुई रहती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयास करके जब इन आसनों का अभ्यास करता था, ऑक्सीजन लेवल जब मेरा बढ़ता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था।
आप निश्चित तौर, और सिर्फ मैं ही थोड़ी, मेरे बहुत सारे मित्र, नातेदार, रिश्तेदार और आप जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मित्र, वो भी मुझे फोन करके पूछा उन्होंने, उनको भी बहुत लाभ हुआ। अगला आसन इस प्रकार से बाल आसन। आप देख रहे हैं एक बच्चे के समान आकृति आचार्य जी ने बनाई हुई है, और ये आसन हमारे शरीर, क्योंकि इन दिनों जब हमारे हॉस्पिटल्स में बेड खत्म हो गए, जब वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तब डॉक्टर हो चाहे कोई न्यूज चैनल हो, सभी ने इस आसन की कवायद की। कब की? जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब आना इसी पे था, तो पहले इसका प्रचार प्रसार कर देते। इस प्रकार से बाल आसन का अभ्यास करना है, और ये निश्चित तौर पर आपके शरीर का ऑक्सीजन बढ़ाता है। आइए अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास हमारा, अगला अभ्यास होगा शवासन। शवासन जी, कुछ पल के लिए रिलैक्स होकर के अपने स्थान पर लेट जाएं। बाएं करवट लेके उठेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। नमस्कार, मैं योगाचार्य पूजा सिंह। मैं आपको बताऊंगी कि इस समय पर कोविड-19 के समय पर कि कौन से प्राणायाम करने चाहिए और कौन से प्राणायाम करने हैं। तो अभी भी करने हैं जब है कोविड-19 पॉजिटिव है आप, और जब ठीक हो गए हैं उस समय भी। ऐसा ना करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो अभी भी करना है और बाद में भी करना है। तो आचार्य जी ने जो आपको दिखाए थे आसन और प्राणायाम, उसके बीच में जो कार्य करता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम नाड़ियों को शुद्ध करता है। तो देखेंगे हम अनुलोम विलोम किस प्रकार करेंगे। एक हाथ ध्यान मुद्रा में, एक हाथ ऐसे बनाएंगे, बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। दाएं से भरेंगे। आज हम सभी बहुत अच्छी तरीके से अनुलोम विलोम की क्रिया से अवगत होंगे। आप सभी लोग निश्चित तौर पर जानते होंगे, और यदि नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यह क्रिया जो मूल रूप से इसका जो विशोधन आसन और प्राणायाम के बीच में की जाने वाली क्रिया है। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर आचार्य जी ने आसन किए, आसन करने के बाद में अभी पूजा जी जो प्राणायाम सिखाएंगे उन दोनों के बीच की ये कड़ी है, जिसका नाम है, जिसका मूल नाम है नाड़ी शोधन। ये हमारे ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर हैं उनको बैलेंस करते हैं, और हमारा पूरा जितनी भी हमारी नस नाड़ियां हैं, तंत्रिका तंत्र है, उसको एक्टिवेट करता है। हमारी पीड़ा और पिंगला को एकदम निर्मल बनाता है ये अभ्यास। सो बहुत ही अच्छा अभ्यास है जी। आचार्य जी अगला प्राणायाम। जी अगला प्राणायाम हम प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका इस समय पर किए जाने वाला प्राणायाम है। इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन शार्प होगा जी। भस्त्रिका के ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा जी। करने का तरीका बताएं। देखिए इस समय पर इसको धीमी गति से करें, जो ग्रसित है इस समय पर। यानी अपनी शक्ति के अनुसार आप अपना अभ्यास करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आचार्य जी ने सिखा दिया आपने लकीर के फकीर बन गए कि जी मुझे इतने ही प्रेशर से करना है, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग सिम्टम है, अलग उसकी समस्या है।
सो आपने अपने विवेक, अपनी क्षमता, हाँ यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि मन नहीं करेगा लेकिन उसको कराना है आपने, वो थोड़ा सा आपको पुशअप करना पड़ेगा, अपना ही मित्र बनना पड़ेगा। जैसे हमारा मित्र होता है ना, वो हमें धक्का देता है, नहीं तू ये फॉर्म भर ही दे, नहीं तू ये एग्जाम में बैठ ही जा, वैसे ही अपना एक सच्चा मित्र बन के हमें अपने आप को थोड़ा सा पुशअप करना होगा, पुशअप करना है और इन अभ्यासों को करना है। जी प्राणायाम में अगला प्राणायाम करेंगे सूर्य भेदी का, जिससे हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस समय हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, जिससे कि हम वो जो वायरस है उसको हमारा शरीर लड़के हरा सके। तो देखिए किस प्रकार श्वास भरेंगे राइट से। इसमें प्रत्येक बार हमें राइट नासिका से ही श्वास भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि गर्मी हो गई है, ये गर्म प्राणायाम है, लेकिन इन सभी में आपने नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम यदि इस क्रिया के मूल में यदि जाते हैं, कब गर्मी करता है? जब इस अभ्यास को हम 25-30 मिनट करेंगे तब हमें यह गर्मी वाला एहसास देगा, तब हमारे शरीर में। उससे पहले क्या कर रहा है? हमारे भीतर संक्रमण को दूर कर रहा है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप कर रहा है, हमारा जो शरीर में पाचन क्रिया उसको तेज कर रहा है। बहुत ही अद्भुत अभ्यास है सूर्य भेदी का अभ्यास, तो इसका अभ्यास आपने जरूर करना है। जी अगला अभ्यास आचार्य जी। जी अगला अभ्यास है भ्रामरी का। इस समय पर तनाव ज्यादा हो रहा है, चिंता हो रही है और नींद नहीं आ रही है लोगों को, तो इस समय पर भ्रामरी का अभ्यास करें। जी, और ये जो आप अभ्यास बता रहे हैं, जो अभी आपने बताए हैं, जिसमें मुझे जो याद है, एक तो आपने भस्त्रिका बताया, एक सूर्य भेदी और ये भ्रामरी, ये कितनी बार करने हैं हमने अभ्यास? मतलब अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे इसको। हाँ, दिन में मतलब एक बार करें या ऐसे 4 बार करें? दिन में 4 बार कीजिए। दिन में 4 बार। जी हाँ मित्रों, जैसे हम दवा लेते हैं ना, सुबह दोपहर शाम को और रात को, वैसे ही इस अभ्यास को, इन अभ्यासों को हम दिन में 3 या 4 बार करेंगे ना, तो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। जितना आप करेंगे ना आपको उतना होगा, और डेफिनेटली मैं साइन करके दूं आपको, क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं कि आपको उतना ही लाभ होगा। ये अद्भुत क्रियाएं हैं। जी एक बार एक भ्रामरी और बता दें, वैसे तो हमारे दर्शक सभी जानते हैं, लेकिन एक बार भ्रामरी का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन। आज जो हम ये आपको एक एक बार करके दिखा रहे हैं मित्रों, उसका सीधा सीधा संकेत है कि आज हम आपको अभ्यास बता रहे हैं, ना कि करा रहे हैं। आपको इन क्रियाओं को विधिवत करना होगा, पूरा समय देना होगा, पूरा ध्यान से। आज हम पूरी दिनचर्या पर चर्चा करने के लिए, आहार हमारा कैसा हो, बस हमें एक दिनचर्या में ये योगासन भी आते हैं, इसलिए फॉर एन इंफॉर्मेशन ओनली आज हमारा एक प्रोग्राम है, तो उसको वैसे ही समझिएगा। आप समझ गए ना मेरी बात? प्लीज त्रुटियां मत निकालिएगा। जैसे अभ्यास अभी आपने भ्रामरी का किया, तो एक बार नहीं, ये आपने 5, 7, 10 बार करना ही होगा, ठीक है। इन सब का उद्देश्य, चाहे प्राणायाम हो, चाहे अभी हमने जल नीति की बात करी, चाहे हमने कुंजल का बात की हो, चाहे हमने यहाँ पे बालासन, इन सब का बात हमने जो की वो की थी शरीर में प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन बड़ी कम हुई इन दिनों। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया शेयर करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है तो कि काम की बातें हो रही हैं, और यदि टाइम पास की बातें हैं तो रहने दें। जी ऑक्सीजन एक सिलेंडर कहीं 10,000 का बिक रहा था। ये मैं तो नहीं जानता कहाँ कितने का बिक रहा था, लेकिन ये टीवी वाले, न्यूज वाले बता रहे थे। अब झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, कुछ पता नहीं, लेकिन लाइनें मैंने भी बड़ी बड़ी लंबी देखी, मैंने भी मरते हुए लोगों को देखा है। सो क्यों मरे? ऑक्सीजन, ड्यू टू ऑक्सीजन। क्या आप जानते हैं ऑक्सीजन कैसे बनती है? जहां वो प्लांट यानी कि जो फैक्ट्री होती है उसमें कैसे बनती है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो आप गूगल जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जो बता रहा हूं, सही है कि गलत है। एक बड़ी सी फैक्ट्री होती है, उसमें जो एयर है ना, वायु, उसको भर करके उसको बहुत ठंडा कर देते हैं, माइनस में लेके जाते हैं, 40, 140 ऐसा कुछ बहुत माइनस टेम्परेचर पे लेके जाते हैं।
जो उसमें से ऑक्सीजन होती है वो लिक्विड बन जाती है, नाइट्रोजन ऊपर हो जाती है और उस लिक्विड को सिलेंडर में भर कर आपको दे देते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, अगेन हमने पेड़ काट दिए, हमने पेड़ों की कटाई की, उससे ऑक्सीजन लेवल घटा, हमने गाड़ियां चलाई, हमने फैक्ट्री चलाई, इवन हमने घर में खाना बनाया, खाना बनाने के लिए जो फ्लेम जलती है ना, उसके लिए भी हमने एक ऑक्सीमीटर बनाया। ऑक्सीमीटर ऐसे लगाते हैं ना, फिर देखते हैं ऑक्सीजन का लेवल क्या है। ऑक्सीमीटर लगाया ना, ऑक्सीमीटर एक ऑक्सीमीटर जब बनता है ना, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है ना एनवायरमेंट में से वो कम होता है कि ज्यादा होता है, जरा आप बताइए। मेरा प्रश्न आपको दोबारा दोहराता हूं कि एक ऑक्सीजन मीटर जब हम ऐसे लगा के उंगली पे बैठते हैं ना, तो ये जो ऑक्सीजन मीटर जब फैक्ट्री में बनता है, उसकी बनावट में जो भी खर्चा हुआ, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्चा हुआ, उसकी मशीनरी में जो भी, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा या घटा। आप कर क्या रहे हैं, हम वो घर में प्यूरिफायर लगाते हैं, प्यूरिफायर बनाते हैं, हम प्यूरिफायर बनाने के चक्कर में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रक में, इधर पहले वायु प्रदूषित करते हैं, फिर साफ करते हैं बैठ के, और बोलते हैं मनुष्य सबसे ज्यादा समझदार है। सो हम कर क्या रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, पूरा न्यूज चैनल, पूरा हॉस्पिटल, सब कुछ, क्या कर क्या रहे हैं। हमने किसी ने पेड़ लगाया, जी हाँ मित्रों, हमारे निर्योग ट्रस्ट ने इसी दिशा में पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, और इस साल मॉनसून के लिए आप सभी को मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस ट्रस्ट के एक पार्ट बने, हमारी सदस्यता लें और अपने क्षेत्र में पेड़ जरूर लगाएं, कहीं भी कैसे भी जरूर लगाएं। हाँ, उस पेड़ की फोटो जो लगाते हैं ना, 4 आदमी खड़े हो जाते हैं, एक पेड़ ले लेते हैं उसको गड्ढे में दाबते हुए, वो फोटो वाला काम नहीं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए वास्तविक कार्य, और हमारा जो ट्रस्ट है, हमें बड़ा गर्व है अपने ऊपर कि हम लोग ऐसा ही सच्चा कार्य करते हैं, करते आए हैं और करते जाएंगे। इस मॉनसून में हम 10 लाख बीज बोएंगे, और यदि आप लोगों की जितने ज्यादा हमारे सदस्य बढ़ते जाएंगे, हम ये संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा इस नेक कार्य में साथ दें। उस वाले काम में मुझे बाध्य ना करें कि मैं भी आपकी तरह ऑक्सीमीटर 5 उंगलियों में लगाइए, 5 उंगली का ऑक्सीमीटर अलग रीडिंग देगा, कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है पता नहीं, मुझे कतई पता नहीं है। आप डिसाइड कीजिए ऑक्सीजन बढ़ रही है कि घट रही है। क्या उसको लगाने से हमारा तनाव नहीं बढ़ रहा है? तनाव बढ़ने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताइए। घटेगा निश्चित तौर पर। तो मेरा संदेश यही था। जब मैं बीमार था तो मेरे ऊपर में मेरे मित्रों का, मेरे यारों का, पता नहीं किस किस का मेरे ऊपर प्रेशर था कि आचार्य जी, गुरु जी, मित्र, दोस्त, भाई, बेटा, आप ना वो ऑक्सीमीटर ला करके जरा देखो कितना चल रहा है, ऑक्सीजन बढ़ेगी घटेगी। सपोज करता हूँ 90 थी उस समय मेरी, तो 90 जैसे मैं देखूंगा ना, मेरे हृदय की गति बढ़ जाएगी, मेरा तनाव बढ़ जाएगा, और तनाव से ना इम्यूनिटी घटती है। क्या करना चाहिए था मुझे? इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए था, या मैं देखता रहता 89 हो गई, अब भागो भागो हॉस्पिटल भागो, सिलेंडर नहीं मिल रहा, 50,000 दे दो, लाख दे दो, 10 लाख दे दो। क्या कर रहे हैं हम? ये मूर्खता है ना विषय सोचने का। और जो वो मैंने बोला ना, मेरी बात के मायने दो, अच्छा लगे तो उसे अपना लें और नहीं तो जाने दो। आपको जाना है आप जाइए, ऑक्सीजन का सिलेंडर लीजिए, जो करना है कीजिए। मैं किसी को रोक तो नहीं सकता, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, वो भली भांति कर रहा हूँ। जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लिए बहुत समय कम हो गया है जी। तो अगला जो कार्य होगा, हमने आसन प्राणायाम करने के बाद में गिलोय का जूस या काढ़ा, आप लोग बताएं क्या चूज करेंगे? गिलोय का जूस। गिलोय का जूस। क्या हम इसके विकल्प, जैसे मान लीजिए किसी के पास गिलोय नहीं है तो क्या करें? लेमन ग्रास ले सकते हैं। लेमन ग्रास ले सकते हैं मित्रों। हम ले सकते हैं चिरैता, चिरैता, कालमेघ, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे देश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि हमारे पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर के अग्रवाल, यही हमारे घर के पास मूलचंद हॉस्पिटल, उसमें सीनियर हार्ट सर्जन हैं। उनका कहना है, वो बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उनके पेज पे जाइएगा, डॉक्टर के अग्रवाल, ठीक है। वो स्टेथोस्कोप गर्दन में डाल के बैठे होंगे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे, और वर्ल्ड फेमस हैं। एक एक उनका शब्द बिल्कुल कटु सत्य है, जिसको कोई नहीं, आपको जो भी मिले, जो अभी आपके घर के आसपास में अवेलेबल हो वो। एक मैंने व्यक्ति को देखा, वो कहता है कि मेरे से एक गिलोय वटी खरीद के लेके जाओ और दुनिया में बांट दो। हमारे पास में ऐसा कोई धंधा नहीं है मित्रों,
हम आपको बताएंगे कि गिलोय पेड़ पे लगती है। आप सिर्फ गर्दन उठाकर देखिएगा, गिलोय लीजिए, उसको कैसे काढ़ा बनाना है उसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित है। मैंने आपको अपनी तरफ से सिखाया, अब आपका विवेक है कि आप जाकर के किसी की दुकान को और बड़ा चलाएंगे या आप पेड़ से जाके खुद तोड़ करके शुद्ध गिलोय का प्रयोग करेंगे, तभी ये चीजें काम करती हैं। किसी का मुनाफा किसी की जेब भरने से, मैंने किसी को पैसा दे दिया, इससे मैं ठीक नहीं हो सकता हूं। मैं ठीक तब होऊंगा जब मैं शुद्ध चीज लूंगा, और शुद्ध चीज पेड़ों से मिलती है, जो नेचुरल फॉर्म है उसमें मिलती है तब। सर एक मैसेज आया है कि गिलोय की पहचान कैसे की जाए। गिलोय की पहचान के लिए हमारे पास में हमने वीडियो में जो पौधा दिखाया है, हमारे पास में बहुत सारे हैं, पहले के प्रोग्राम हैं, और आपको नहीं पता तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जरूर मिलेगा। आप जब निकलेंगे ना, घर से निकलेंगे तो जरूर मिलेगा जी। तो अभी तक की जो हमारी दिनचर्या हुई है आचार्य जी, वो इतनी हुई है कि हम सुबह उठे, हमने सफाई की क्रियाएं की हैं, और हमने अपने आसन प्राणायाम की क्रियाएं कर ली, और हमने काढ़ा पी लिया है। और इसमें जो मुझे बच जाते थे वो करीबन 7:30-8 बज जाते थे इतना करते करते जी। अब क्या करना होगा? अब हमें धूप को लेना होगा जी। धूप स्नान ली मैंने थी, क्योंकि संक्रमित मैं था, बता रहे हैं आचार्य जी, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं धूप में बैठता था। 8 बजे बहुत अच्छी धूप हो जाती थी, और 8 बजे मैं करीबन 15-20 मिनट में धूप लेता था। उस धूप के दौरान मैं क्या करता था, तेल लेकर के ना अपने शरीर की मालिश करता था। और तेल लेता था मैं तिल का तेल यानी कि कैल्शियम रिच तेल, और मैं धूप लेता था विटामिन डी ले रहा हूं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी विटामिन डी है। और फिर मैं मालिश करता था यूं। अगेन मैं लिम्फ नोड को एक्टिव करता था, विटामिन डी सन से लेता था, यानी हमारी त्वचा में जो बनता है सूर्य के प्रकाश में, और कैल्शियम। ऐसी ऊर्जा आ जाती थी ना उस 20 मिनट में, आई कांट टेल यू माय फ्रेंड्स, इतनी ऊर्जा शरीर में भर जाती थी, मजा आ जाता था। और आप जब ना बैठे हो ना, तो एक बार बैठ के मालिश करके देखिए। सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है। ये अल्ट्रावायलेट, ये थ्योरी वो थ्योरी है ना, वो उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हमने बात करी थी ना कि यदि आपका विटामिन डी लेवल कम होगा तो किसको फायदा होगा, बोलना नहीं है, क्योंकि लिए समझ रहे हैं ना, मुंह से नहीं बोलना है, बस आपने अपने विवेक का प्रयोग करना है कि आपके जूता खरीदने से किसको लाभ होगा, मुझे नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो आपने विटामिन डी की टैबलेट को छोड़ करके आपने लेनी है सूर्य से धूप, और अपना शरीर स्वयं बनाएगा, और वो होगा असली। क्योंकि विटामिन डी के ऊपर में मित्रों इतनी विदेशों में पिछले 1 साल में खोजें हुई कि कोविड-19 में कितना, मैं मुझसे चाहिए आपको वो रिपोर्ट्स, या आप खुद गूगल कर लेंगे, समस्त जितनी भी रिसर्च हुई है वर्ल्ड में विटामिन डी को लेकर के कोविड-19 के ऊपर में कितने पॉजिटिव इफेक्ट हैं, कमाल के। और हम पड़े हुए किसमें, वैक्सीन की लाइन, वो अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट, वो फालतूगिरी। आप रिसर्च पढ़िए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च कह रही है कि धूप कितनी इंपॉर्टेंट है। बट किसी का व्यवसाय उससे जुड़ा हुआ है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास में भी उतनी बुद्धि है जितनी मेरे पास, 400 ग्राम का भेजा मेरा और आपका भी। बस हमने चुनाव करना है कि हमने इधर जाना है कि इधर जाना है, मेरी बात के मायने दो जी। उसके बाद में क्या करता हूं, बार बार एक प्रश्न आ रहा है, अभी भी आया था हमारे त्यागी जी का। त्यागी जी, ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोगों ने जो भ्रामक प्रचार किया है ना, इससे बाहर निकलें। एक योगी व्यक्ति होता है ना, जो योग करता है, जो योग मार्ग पर चलता है, जो सच बोलता है, जो झूठ नहीं बोलता है, हिंसा नहीं करता है, उसको भी मृत्यु आती है, उसको भी पेट में भूख लगती है, उसको भी पसीना आता है, उसको भी गर्म धूप गर्म ही लगती है। ऐसा कुछ नहीं बदल जाता है। बस कुछ लोगों ने ऐसा भ्रामक प्रसार किया है कि योग करते हो, तुम्हें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मेरे पास में दर्जनों फोन आए, बोलते हैं जी इसका मतलब योगा से कोई फायदा नहीं है। देखिए कैसा फायदा है, आप भी देख रहे होंगे कितनी ऊर्जा है ना। आप भी समझ सकते हैं कि बिना किसी दवा गोली के, बिना डरे मैंने इसका मुकाबला किया, और ना जाने कितने लोगों को सहायता की इसमें, इससे लड़ने में, और वो घर पर रह करके ठीक हुए हैं। सो मित्रों, इस बात को अपने भेजे से निकाल दें कि एक योगाचार्य हो या योगी व्यक्ति हो, योग का अभ्यास करता हो या योग को पढ़ाता हो, योग को सिखाता हो, वह बीमार नहीं होगा। वो भी बीमार होगा। वो भी एक मशहूर उनकी बात बताता हूं, BKS अयंगर योग सुना होगा नाम आपने भी, बहुत बड़े
विदेशों में उनके बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं, बहुत बड़े योग गुरु रहे हैं, जानते हैं ना, BKS अयंगर, नहीं है तो गूगल कीजिएगा, कैंसर से मरे थे। और के नाम बताऊं, लिस्ट है बहुत लंबी, 2 घंटे लग जाएंगे कि बड़े बड़े आज तक के जितने धर्माचार्य योगाचार्य रहे हैं वो किस किस बीमारी से पीड़ित हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा जो भाग करके एम्स पहुंच गए, मैं उनका नाम कतई नहीं लूंगा। मैं उनका नाम लूंगा जिन्होंने डट कर उसका मुकाबला किया, जब तक जीवित रहे योग प्राणायाम ये जो प्राकृतिक उपचार है, आयुर्वेद है, उसका सहारा लिया और डटे रहे। तो आगे बढ़ते हैं, शायद आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और यदि नहीं मिला है तो फिर उसको भी जाने दीजिए। इसके बाद में मैं लेता था फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स पिलाइए, ड्राई फ्रूट्स जी, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की बात आती है। नहीं मित्रों, ये मैंने कुछ अंजीर, हाँ सॉरी, ये मुनक्का भिगोया है आज यानी पिछली रात को मैंने मुनक्के भिगोए थे, और ये मैंने ऐसे पानी में से निकालने हैं और खा जाने हैं। ये मुनक्का जो होता है ना, इसके ऊपर में बहुत सारी रिसर्च हुई है, चाहे आपका टाइफाइड हो चाहे कोविड हो। ये न सिर्फ आपको एनर्जी देंगे, एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, मीठे होते हैं ना, बहुत सारी ऊर्जा देगा आपको, और इसके लिए जो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बहुत तेज करता है। ये जरूर लीजिएगा, चाहे आपके ये हो, कुछ ये नहीं है तो आप किशमिश ले सकते हैं, वो एक विकल्प है, अंजीर एक विकल्प है। अंजीर ज्यादा मात्रा में ना लें। इसके बाद में करीबन 8 बजे ले लेता था, और 8 बजे के बाद में मैं क्या लेता था वो आप लोग बताइए। आंवला जूस लेते थे आप जी। आंवला जूस, आंवला इस टाइम बहुत लाभदायक है जी। इस मौसम में ये भी बता दीजिए सभी दर्शकों को कि आंवला नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। जी, आंवला नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, लेकिन ड्राई आंवला है, उसको हम भिगो के ले सकते हैं और उसका पाउडर ले सकते हैं आंवले का। जी। तो आंवले के बाद में आंवला जूस, आंवला पाउडर यदि मैंने 9 बजे ले लिया है तो 10 बजे करीब मैं भाप लिया करता था। भाप लेता था, और भाप लेने की विधि के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे भाप की मशीन है हमारे पास में इस प्रकार से, और कोई चादर कि इस प्रकार से भाप लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको जरूर अपना के रखिएगा। ऐसे इसको कनेक्ट कर दीजिए भाप की मशीन को, और ऐसे रख के, और ये हमने पूरा ढक करके फिर हमने भाप लेनी है। 10 मिनट भाप अच्छे से लेनी है, और 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहना है जब तक ये चादर आता है। तब तक एक छोटा सा अभी न्यूज थोड़ा सा जब तक बात कर लेते हैं। हमारे भारत के ही एक बहुत बड़े मंत्री हैं, उत्तराखंड के पूर्व सीएम तो समझ रहे होंगे ना, चीफ मिनिस्टर। आपने भी न्यूज पढ़ी होगी, बस मैं थोड़ा उसमें मसाला डाल रहा हूं, नहीं पढ़ी है तो आपके लिए नई खबर होगी कि उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। उनका स्टेटमेंट है, आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो आप लोगों को भी शायद ना पता हो, बता देता हूं कि एक स्टेट का सीएम क्या बोल रहा है। ऐसे लोगों को हम अपना कीमती वोट देते हैं। मेरे जैसा पढ़ा लिखा, मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह, मैंने योग में सर्टिफिकेट इन योग, डिप्लोमा इन योग एंड नेचुरोपैथी, बैचलर इन योग एंड नेचुरोपैथी, मास्टर्स इन योग, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ। मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी, एक IAS IPS ऑफिसर्स, इन अनपढ़ नेताओं के ना आगे पीछे घूमते हैं और हम ही इन्हें वोट देते हैं। तो प्लीज इस चीज को जब तक हम नहीं बंद करेंगे ना, तब तक ऐसे ही कोविड महामारी हो चाहे वो दूसरा दुश्मन हो, हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। क्या स्टेटमेंट थी पता है? वो कहते हैं कि ये जो कोविड-19 है, ये जो वायरस है, ये भी एक जीव है, ये भी एक जीव है। उसे पता ही नहीं है कि ये जीव है, ये जीवित है कि मृत है। जी मित्रों, जो वायरस होता है ना, वो जीवित होता है ना मृत होता है, वो दोनों की बीच की कैटेगरी होती है। उनको पता नहीं है, वो बोल रहे हैं जीवित है। आगे क्या बोलते हैं? बोलते हैं इसे भी जीने का अधिकार है, भाप ले लें। ऐसे ऐसे लोगों को जब तक हम बनाएंगे ना, तो ऐसे भाप निकल रही हो तो हमने ऐसे अपने शरीर को ढक करके 10 मिनट भाप लेनी है, और भाप लेकर के हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। यानी 10 मिनट तो हमने भाप लेनी है, और उसके बाद में 10 मिनट ऐसे ही बैठे रहना है, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना रहती है। इसके बाद मित्रों, मैं 10 बजे के बाद में 11 बजे मैं सूप कभी ले लेता था, कभी सत्तू ले लेता था, कभी मैं नारियल पानी, मतलब तीनों में से एक चीज मैं बदल बदल के लेता था।
ये तीनों ही चीजें मैं 11 बजे के आसपास ले लेता था और 11 बजे मैं विश्राम करने लग जाता था और 11 से 12, 12:30, 1 बजे तक मैं विश्राम करता था। किसी दिन थोड़ी हालत अच्छी होती थी, किसी दिन खराब होती थी, तो ऐसा करता था। और दोपहर को रहता था मेरा भोजन। भोजन के बारे में आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि क्या क्या होना चाहिए। जी, भोजन में दलिया, खिचड़ी या पतली पतली रोटियां, दाल के साथ, मूंग की दाल के साथ पतली पतली रोटी, 1 या 2 बस। और उसके अलावा फ्रूट्स ले सकते हैं, 1 घंटे पहले फ्रूट्स ले लेते थे। बस इतना ही। जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आती थी। मैं जब विश्राम करता था, जैसे कि मैं 11 से 1 बजे तक विश्राम करता था, तो मुझे टीवी नहीं देखने दी जाती थी। मुझे बहुत खेद रहता था उसका। ये लोग मुझे ना टीवी नहीं देखने देते थे। क्यों नहीं देखने देते थे मुझे जरा बताएं। आप बताइए, सबके सामने बताइए। बल्कि हाँ, टीवी पर आजकल क्या दिख रहा है, सिर्फ न्यूज देखते हैं। एक न्यूज शुरू होती है, फिर सुबह से शाम तक बैठ सकते हैं हम उसके सामने। हाँ ये हो गया, हाँ वहां पे हॉस्पिटल में ये हो गया। उसके कारण हो क्या रहा है, तनाव बढ़ रहा है। इस वजह से हम टीवी देखने से तो क्या हो गया, हम लोग उससे अवगत तो हो जाते हो। करंट सिचुएशन जो थी, हम देश की उस स्थिति से मैं रूबरू तो हो जाता हूँ। उन दिनों मुझे कोई खबर नहीं क्या चल रहा था देश में, दुनिया में। मैं जान ही नहीं पाया। मैं कितना परेशान रहता था कि मुझे पता ही नहीं लग पाता था कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। इन्होंने मुझे टीवी नहीं देखने दी। उससे तनाव बढ़ता है। तो तनाव से क्या होगा? तनाव से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो लो हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, तनाव से हमारा जो ब्रेन है वो संकुचित हो जाता है। वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। ब्रेन हमारा नहीं कर पाता। हमारे एड्रीनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारा एड्रेनालिन बढ़ जाता है, हमारी इम्यूनिटी घट जाती है, शरीर की क्रियाशीलता घट जाती है, जो हमारी हार्ट बीट है ना वो बढ़ जाती है, वायु का कंजम्पशन बढ़ जाता है। पहले वायु का लेवल लो है और बढ़ जाए। सोचिए, क्या ऐसे समय पर टीवी देखनी है? चलिए आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपने टीवी पर देखा जी वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। क्या आप देने गए ऑक्सीजन? नहीं गए ना। फिर क्या फायदा है कि जी वहां पर लकड़ी नहीं थी इसलिए अमुक व्यक्ति को गड्ढा खोद के दाब दिया। आप गए उसकी मदद करने, आपने दी उसको लकड़ियां? नहीं ना। प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इन चैनल्स को जो ये मसाला मार के जो आपको ये न्यूज पहुंचाते हैं उनसे दूर रहें। एक बहुत अच्छा एक चैनल का नाम ले दूंगा बीच में। एक लेडी है लखनऊ की, उसकी खबरें जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। प्रज्ञा मिश्रा, जरूर देखिएगा। आपको सत्य से अवगत कराती है वो महिला। मैं उसका वकालत करूंगा कि आप जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। सत्य जाने, इन बकवास खबरों से दूर रहें। आइए अगली चीज आगे बढ़ते हैं कि डर से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। डर से मुझे कहानी याद आ गई, सुना दूं आप कहे तो? वैसे तो हमारा समय बहुत हो गया, जल्दी से कहानी सुनाऊंगा, फिर आज की हम प्रोग्राम को खत्म करने की ओर हैं। हमारे 2 तो बज ही गए हैं। 2 बजे के बाद शाम तक मैंने क्या किया वो बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि गांव में छप्पर यानी कि जो शेड होती है ना, शेड जो घास फूस की बनाई जाती है, वो बना रहे थे। लेडीज जेंट्स बच्चे सब मिल करके बना रहे थे। शाम का समय हो गया तो जो लेडी थी, जो हाउसवाइफ थी, उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ में कुछ चुभ गया है। उसने देखा कुछ खून आ रहा था, उसने ऐसे ऐसे किया, इधर उधर देखा, और फिर शाम हो रही थी, उसको खाना भी बनाना था, तो अंधेरा भी हो रहा, कुछ दिखा नहीं। उसने जल्दी से वो रस्सी टाइट वाइट की और बांध दी, लेकिन उसको बहुत दर्द रहा। 1-2 दिन दर्द रहा और उसने सबको बताया यहाँ पे कुछ चुभ गया था और मतलब असहनीय था, कुछ अजीब सा दर्द था। पता है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगले साल, क्योंकि वो घास फूस का था तो टूट फूट जाता है, अगले साल फिर से उन्हीं दिनों में बरसात आने से पहले उसी छप्पर की रिपेयरिंग हो रही थी। अब जब रिपेयरिंग हो रही थी तो उस औरत को याद आया, क्योंकि उसको दर्द काफी दिन तक रहा था। तो उसने बोला कि मैं यहीं पर पिछले साल बैठी थी और मुझे कुछ हुआ था। उसने जैसे ही देखा ना, उस छप्पर को जब पलट कर देखा तो वहां पर एक सांप बना हुआ जो कि सूख चुका था, मर चुका था। और जैसे उसे ये देखा, वो समझ गई कि इसी सांप ने मुझे पिछली साल काटा था, वो वहीं मर गई 1 साल बाद। कहानी कैसी लगी? सच्ची थी, कोई झूठी कहानी नहीं। और यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार की झूठी कहानी का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। मित्रों, डर एक ऐसी चीज है, डर ही है कोरोना वायरस, और जो हमारे हौसले हैं ना, वही जीवन है। हमारी भारतीय सेना को यदि ये बतला दिया जाए कि सामने वाली जो सेना है
मैं नाम नहीं लूंगा किसी देश का, हम वैसे नहीं हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम, हम एकदम शांति प्रिय देश वाले हैं। सो अगली सेना, हमारे भारतीय सैनिकों को बता दिया जाए कि हमारे सामने वाली जो सेना है ना, हमारा दुश्मन है, वो बहुत ताकतवर है। क्या वो जंग जीत पाएंगे उनसे? क्या वो उसे हरा पाएंगे? नहीं, कभी नहीं हरा सकते। मैं गारंटी देता हूं कि एक बार उनको बस ये समझा दीजिए। यही काम किया न्यूज चैनल ने, यही काम किया पूरी मीडिया ने, पूरी प्रिंट मीडिया ने, और हम सब ने व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से इधर उधर एक दूसरे को डराने का काम किया, बहुत अच्छे से किया है। सो प्लीज इसको बंद करें, डरे नहीं, ना डराएं, क्योंकि हौसले हैं हमारे जब तक मजबूत, तब तक कोविड-19 20, 21, 22 कोई भी आ जाए कुछ नहीं कर सकता। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सबको हरा सकते हैं। और ये कोई कपोल कथा नहीं है, आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाणित व्यक्ति बोल रहा है। तो बोलते प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो मैं इसका भुक्तभोगी हूं, तो आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। करीबन 4 बजे मैं फिर से कुछ मुनक्का, अंजीर, इस प्रकार की चीजें मैं ले करता था, और 5 बजे मैं बैठ जाता था सूक्ष्म क्रियाएं करने। ऐसा ही ना? सूक्ष्म क्रियाएं जो अभी आपको आचार्य जी ने दिखाई कराई, वो सूक्ष्म क्रियाएं, यानी कंधे घुमा लिए, कुछ इस तरीके की। और 6 बजे मैं ले लेता था स्टीम वेजिटेबल। हाँ, मैं 6 बजे स्टीम वेजिटेबल्स ले लेता था, या कोई सूप ले लेता था। कुछ 6 बजे मेरा ऐसा कार्यक्रम रहता था, और 8 बजे करीब डिनर। जी है ना? वैसे तो देखिए मैं शहर में रहता हूँ, यदि आप जल्दी सोते हैं तो आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप जल्दी सो जाइएगा, जितना जल्दी सोएंगे जल्दी अच्छा रहेगा, है ना? लेकिन चूंकि हम शहर में रहते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और सोने से पहले मैं हल्दी का दूध लिया करता था, है ना? हल्दी का दूध, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, कितना फायदेमंद है, कितना है? जी, हल्दी दूध बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जिसको गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ मित्रों, हम तो यहाँ पर भारत में कैफे कॉफी डे और वो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड नाम भी नहीं जानता हूँ, ना मैं कभी वहां गया हूँ। हम लोग इसके चक्कर में लगे रहे, है ना? बरिस्ता, कॉफी डे, पता नहीं ना जाने विदेशी ब्रांड, और हमारी जो मुद्रा थी ना वो बाहर चली गई। हम मुद्रा पर वो तो है नहीं कि काला धन वापस लाने वाले, लेकिन एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ। और वो लोग क्या कर रहे हैं, आप अमेरिका जाइए, वहां हर कोने में एक आपको गोल्डन मिल्क सेंटर मिलेगा। गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध। वो लोग हल्दी का दूध पी रहे हैं, और हम लोग क्या पीते हैं? चाय, कॉफी, है ना? और चाय पीने से कोविड के दौरान बड़ा आराम मिलता है। तो चाय कॉफी प्लीज इस दौरान मत पीजिएगा। चाय, कॉफी, कोको कोला, जितनी चीजें इनको अवॉइड कीजिएगा। वैसे तो कभी भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन खासकर इन दिनों में बिल्कुल नहीं पीना है। और रात को एक बारी भाप सोने से पहले यानी बिस्तर पर बैठकर लिया करता था, और फिर मैं लेट जाता था, और अगले दिन की तैयारी करते हुए गहरी नींद लिया करता था। सो यहाँ पर ये हुई मेरी दिनचर्या। और यदि आप भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए नहीं कि मैंने किया आप भी कीजिए, ऐसा नहीं, बल्कि आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, मेरी सभी बातों को सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, विचार करेंगे। हमारा ये एपिसोड फेसबुक के इसी चैनल पर पड़ा रहेगा, आप इसे दोबारा देख सकते हैं, दोबारा इस पर पुनः विचार कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो भी आप बात कीजिए, कुछ बात आपको अच्छी लगी हो तो भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो बतलाइए। मतलब कहने का यह है कि आप किसी भी, कुछ भी आपके मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। यदि आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने दिया है। आपकी कोई समस्या हो और मैं दूर कर पाऊं तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो आज की यात्रा को हम यहीं पर, जी कोई कमेंट आया? जी कमेंट्स देखिए और बताइए। जी कमेंट बताइए, कोई प्रश्न? स्टीम वाली मशीन से जब वो गर्म होती है तो उसमें से प्लास्टिक भी तो गर्म होता है और वो सांस में चला जाता है। विकल्प बताएं। विकल्प, जी आपने जो बतलाया है बिल्कुल सही बतलाया है मित्रों, कि जब हम प्लास्टिक की मशीन को जब हम गर्म करते हैं, जब उसमें पानी खौलाते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, परंतु इसका विकल्प बताएं। क्योंकि हम पतीले में जब पानी गर्म करते हैं, जब पतीले में पानी गर्म करके रखते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड ही गर्म रहता है, और उतने से हमारी बात नहीं बन पाती है। अतः हमें इस प्रकार की मशीन का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में अभी यही अवेलेबल है। यदि आपके पास में कोई सुंदर विकल्प हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने भाप थोड़े लंबे समय तक लेनी है, और जो पतीले से भाप ली जाती है और वो बहुत ही कम क्षणिक होती है।
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा नहीं कि जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है और आप भी वही करेंगे। तो प्रिय मित्र से आपसे अनुरोध है कि इसका कोई विकल्प यदि हो तो आप भी खोजिएगा, मैं भी खोजूंगा, ताकि हमारे जितने दर्शक हैं हम उनको बेहतर शिक्षा दे पाए। तो जरूर खोजिएगा और जरूर बताइएगा कि इसका विकल्प क्या निकाला जाए। जी, एक सवाल है, अनुलोम विलोम भोजन के कितनी देर बाद करना चाहिए? अनुलोम विलोम एकदम न्यूट्रल क्रिया है। इसको हम भोजन के 15-20 मिनट बाद ही कर सकते हैं। ऐसी कहीं पर कोई बात नहीं कही गई है। अनुलोम विलोम एक बहुत ही सामान्य सी क्रिया है। जितने भी हमारे ये प्राणायाम है उनके लिए जरूर कुछ निर्देश हैं, लेकिन चूंकि प्राणायाम को भी 4 बार का उपदेश दिया गया है कि सुबह, प्रातः काल की बेला में, दोपहर, शाम और रात को। तो दोपहर का अर्थ होता है कि 1 बजे करीब, यानी कि भोजन के समय के आसपास में ही। तो आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, पानी का गंगा सागर। आपका शायद प्रश्न कुछ इस प्रकार, नाम बताएं। ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, पानी का जो गंगा सागर होता है हम आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। गंगा सागर पेश किया जाए और अच्छा, जल नीति का लोटा। गर्म पानी कर सकते हैं उसमें? किसमें? गंगा सागर, वो जो लोटा है उसमें। हाँ, लोटे में जी, गर्म कीजिए, उसमें पानी को गर्म कर सकते हैं। चूंकि कॉपर है, कॉपर की एक विशेषता होती है ब्रजेश जी कि जब भी हम उसको कॉपर को गर्म करते हैं तो वो जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है। जैसे ही हमने आग जलाई तो तुरंत आपका पानी गर्म होगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा हीट का एक ट्रांसफॉर्मर है। वो ट्रांसफॉर्म करेगा, यहाँ से ट्रांसफर करेगा एनर्जी को, जो अग्नि है, जो ऊष्मा है, जो एनर्जी है, उसको पानी में जल्दी पहुंचाएगा, जल्दी आपकी बात बनेगी। जी, इतना ही। और किसी का भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सभी सवालों को स्वागत करता हूं। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और यदि अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये जो जानकारियां हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन याद रखिएगा कि छोटी सी चीज होती है। ये वायरस भी तो छोटा ही है, तो इसके लिए छोटा हथियार चाहिए। एक जैसे बोलते हैं ना, वो कबीरदास जी ने कहा है, कहा करे तरवारी, है ना, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, कि जहां सुई से काम होना है वहां तलवार से काम नहीं होगा। तो यहाँ पर वायरस बहुत छोटा है, इसके लिए बहुत छोटी छोटी टिप्स चाहिए, बहुत छोटे छोटे उपचार चाहिए, बहुत सूक्ष्मता चाहिए। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर एक प्रश्न और है, जो ये गंगा सागर होता है, इसमें पानी गर्म करके जो उसकी टोटी होती है उससे भाप ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए ना, बोलते हैं ना, बात करने से बात बनती है। तो देखिए कितनी अच्छी आपने बात बोली है कि उससे हम भाप ले सकते हैं। घर में हमारे इलेक्ट्रिक केटल भी होती है ना, हम सभी के घर में एक इलेक्ट्रिक केटल होती है, केटल लाई जाए। इस प्रकार का इलेक्ट्रिक केटल होता है जो दुकानों पर मिलता है, और वो स्टील की होती है, मेड अप ऑफ स्टील होती है। उससे भी हम भाप ले सकते हैं। तो मिल गया ना एक विकल्प। क्योंकि हम सब जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आज सपोज ये हमने वर्कशॉप ना की होती तो ये भी नहीं निकल के आता, कि हम अन्य अन्य माध्यमों से कहीं ना कहीं जब हम थोड़ा सा करेंगे तो जरूर रास्ता निकलेगा। इस प्रकार की इलेक्ट्रिक जो केटल होती है, इसमें हम पानी भर करके और इससे हम भाप ले सकते हैं। इसका ढक्कन प्लास्टिक का, इसे खोल के रखें तो भी इसमें बहुत अच्छी भाप बनती है। सो आप गंगा सागर है, उसमें क्या होता है, जब हम गंगा सागर या किसी पतीले को गैस पर रखते हैं तो उससे बहुत ज्यादा अग्नि निकलती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है, और वहां पर श्वास लेना बहुत आसान नहीं होता। ब्रजेश जी, होता क्या है, जब हम कोविड में होते हैं ना तो भाप लेना भी बहुत मुश्किल काम होता है, कि लंग्स में काफी कंजेशन होती है, उसमें भाप भी नहीं ली जाती है, उसमें मुंह का प्रयोग करना पड़ता है, थोड़ी असुविधा होती है। सो जितना जिससे हो पाए थोड़ा थोड़ा जरूर कीजिएगा। मेरा नंबर आपके पास में है, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर पाऊं। और आज के लिए मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह आप सभी से विदा चाहता हूं। आपका कोई प्रश्न हो तो फोन करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी से विदा चाहता हूं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में जल्द ही, शीघ्र। और
याद रखिएगा, मैंने एक आपसे मदद मांगी है कि प्लांटेशन, हम सबको मित्रों अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने हैं और वे पेड़ ऐसे खाली स्थान पर लगाए जाएं जहां पर उन्हें काटा ना जाए। उन स्थानों का हम चुनाव करेंगे और जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, हमारे संस्थान का बस एक ही मोटो है और वो है स्पष्टता से कार्य। हमारे यहाँ इसी चीज की बस गारंटी है कि हम जो भी कार्य करेंगे निस्वार्थ करेंगे और बिना, बोलते हैं ना, करप्शन फ्री, हम उस लिहाज से काम करते हैं। तो आइए हमारे इस नेक कार्य में हमारा साथ दीजिए, कृपया ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। चूंकि ऑक्सीजन, प्लांट में ऑक्सीजन कैद होती है, बनती नहीं है मित्रों, बनती तो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पर है। पेड़ ही हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ों पर ध्यान दें प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो इस काम में मेरी सहायता करें। और एक सूचना कि कल से यानी सोमवार से बच्चे चूंकि घर में कैद हैं, कल शाम 5 से 6, अगले हफ्ते संडे तक, मंडे से संडे तक 5 से 6 शाम को 5 से 6 बजे तक बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, डांस योग का कार्यक्रम रहेगा। बच्चे कुछ कूदेंगे, कुछ उछलेंगे, कुछ डांस करेंगे, अपने तनाव को घटाएंगे। घर में रहकर वो भी बहुत बोर हो रहे हैं, तो घर पर बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, मैं उनको कुछ कहानी सुनाऊंगा, मेरे साथ में कुछ और मेरे साथी होंगे नन्हे मुन्ने, वो उनको डांस सिखाएंगे, कुछ आसन सीखेंगे, कुछ अच्छी बातें सीखेंगे और पेड़ लगाना भी सीखेंगे। जी, प्रश्न आया? हाँ जी, एक प्रश्न आया है गौरव जी का। आफ्टर कोविड के बाद मुझे चेस्ट में पेन रहता है हल्का, जी, इसके लिए क्या करें जो कि चेस्ट में पेन ठीक हो जी जाए? गौरव जी, एज पर द एक्सपर्ट्स की यदि हम बात करें, एलोपैथी एक्सपर्ट्स की बात करें, तो ये जो चेस्ट का जो अभी डैमेजेस हुए हैं, आई डोंट नो कि आपकी चेस्ट में कितना हुआ है, लेकिन उनका, एक्सपर्ट्स का, मेरा नहीं कहना है, उनका कहना है कि अप टू 3 इयर्स लग सकते हैं वो रिपेयरिंग होने में। सो डोंट वरी, आप मुलेठी का सेवन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप सुबह धूप लगाएं, छाती पर धूप लगाएं, उससे आपको जल्दी होगा। वो जो, ये नहीं कहा कि सबको ही 3 साल लगेंगे, ऐसा नहीं, अप टू 3 इयर्स, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने। जो यदि मान लीजिए किसी को 6 महीने लगने हैं, मुझे 6 महीने लगने हैं, यदि मैं छाती पर धूप लेता हूं तो वह 2 महीने में काम हो जाएगा। तो इस प्रकार की होती है धूप, बहुत ही चमत्कारी होती है। उसके साथ में मुलेठी का पाउडर और धुआं, धूल धक्कड़ से हम दूर रहेंगे, प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे और षटकर्म बहुत जरूरी है। षटकर्म यानी सफाई की क्रियाएं, चाहे वो लंग साफ करने की हो, लंग साफ करने की क्रिया होती कुंजल, जिसमें हम गुनगुना पानी पी करके और कुंजल करके उसे बाहर निकालते हैं। याद रखिएगा, दिनांक मैं अभी इसी में लिंक डाल दूंगा अपने उस 20 तारीख के कार्यक्रम को। 20 सितंबर डाल दिया है हमने, लिंक डाल दिया है। 20 सितंबर 2020 को हमने एक कार्यक्रम कराया था षटकर्म का। उस कार्यक्रम को देख करके आप सभी षटकर्म की क्रियाएं सीख सकते हैं। और फिर भी कोई संदेह रहे तो भूलिएगा मत, मैं हूं ना। इन्हीं अच्छे वचनों के साथ में आपसे मैं विदा चाहता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम के साथ में। अपने मित्रों को भी बताइएगा, कल शाम 5 बजे से बच्चों का डांस योगा का प्रोग्राम। प्रणाम, नमस्ते, मेरी और मेरी समस्त टीम की ओर से आपको